अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर वजाहत और आपका फेवरेट शो लेके एक बार दोबारा हाजिर है। तो जनाब, आज का जो शो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरा हुआ है, ख़ास तौर पे उन पेरेंट्स के लिए जिनके घर में बच्चे हैं 5 साल से छोटे हैं और वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से, सेहतमंद तरीके से अपनी नशोनुमा को पाएँ। और उसके साथ दूसरा जो सेगमेंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि हमारा नौजवान तबका या यंग एडल्ट जो हैं वो सोशल मीडिया की नज़र बुरी तरह हो गए हैं, जिसकी वजह से उनकी अपनी लाइफ में बड़ी ख़राबी आ गई हैं। कुछ लोग मोटे हो गए हैं, कुछ लोगों के रिश्ते ख़राब हो गए हैं, कुछ लोग जॉब पे देर से जाते हैं, कुछ लोगों की नींदें पूरी नहीं होती, सुबह फ्रेश नहीं होते और साथ साथ जिम में भी बैठ के अपने मोबाइल को इस्तेमाल करते रहते हैं। और नतीजा क्या होता है, ना वो प्रैक्टिकल लाइफ के फ्लेवर को एंजॉय कर रहे होते हैं, ना वो सोशल लाइफ के फ्लेवर को एंजॉय कर रहे होते हैं। होता यह है कि जनाब वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो हम बात करेंगे ऐसे दिमागों की कि ये दिमाग में कौन सा खलल है कि हम बार बार सोशल मीडिया को देखते हैं, हम अपनी वेबसाइट्स को देख रहे होते हैं, पेजेस को देख रहे होते हैं कि कितनी लाइकनेसेस आई। हालांकि 2-4 लाइकनेसेस कम हो जाएं तो दिन गुजर जाता है। और उसके अलावा ऐसा तो हो नहीं सकता कि डॉक्टर वजाहत और उनकी टीम आप लोग का शुक्र ना करे, जो लोग हमें फीडबैक देते हैं और इंस्टाग्राम पे हमें बाकायदा फॉलो करते हैं, मैसेजेस देते हैं और अपनी कैफियत, अपनी बीमारियों के हवाले से हमें अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं। तो उनको तो हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे गुज़श्ता कुछ दिनों से बहुत ही अच्छे टॉपिक्स आप लोग बता रहे हैं, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि सिर्फ हमारे टीम हमारी है, बल्कि आप भी हमारी टीम का हिस्सा है। तो आप लोग जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे हमसे, उतने ज़्यादा हमें पता चलता है कि हमारे शो को कितना पसंद कर रहे हैं। तो बस अभी छोटे से ब्रेक पे जाने का टाइम आ गया है, उसके बाद फ़ौरन आते हैं और बात करेंगे प्रोटीन डाइट कितनी ज़रूरी है बच्चों की। तो जस्ट स्टे विद अस, वी आर कमिंग इन अ मिनट। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो अब हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, खास तौर पे बच्चों के हवाले से प्रोटीन्स, अपने फेवरेट सेगमेंट में जिसका नाम है हेल्थ एंड वेलबींग। तो जनाब, हम अमूमन बात करते हैं नौजवान तबके में प्रोटीन डाइट की, मसल्स की और इन तमाम चीज़ों की जिससे आपको लगता है कि आपकी बॉडी बनती है प्रोटीन से। लेकिन हम भूल जाते हैं कि बचपन में, ख़ास तौर पे जब हम बड़े हो रहे होते हैं, तो प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे हमारे बच्चों में क्या नुकसानात होते हैं, किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आप इसीलिए आज बात करेंगे। हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में है मोहम्मद सलमान साबिर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सुब्रो से। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए, कैसे मिजाज साहब? ठीक है, बस बिल्कुल ठीक है, हमेशा की तरह फ्रेश है। और जनाब, ये जो सेगमेंट है, दिस सेगमेंट ब्रॉट टू यू बाय US सोय एंड राइट टू प्रोटीन पाकिस्तान। तो जनाब, हम ये जो बात कर रहे हैं US सोय की तरफ से कर रहे हैं और सलमान साहब हमारे साथ हैं। सलमान साहब, आप तो पहले ये बताइए, हमारा पहला सवाल आपसे ये होगा कि प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी बच्चों में हो जाए तो उसके क्या साइंस होते हैं? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच विजाज साहब, आपने मुझे मौका दिया आपके इधर स्टूडियो में आके आपसे बात करने का। देखिए, नंबर 1 जो इसके साइन आता है इसके अंदर, एक तो सबसे पहली चीज़ होती है लॉस ऑफ मसल मास। अब आप देखेंगे हमारे अक्सर बच्चे जो होते हैं कि वो फुल अपनी जेनेटिक पोटेंशियल को रीच नहीं कर पाते, और वो इस वजह से क्योंकि उनके अंदर जो प्रोटीन होती है, जो उनकी रिक्वायरमेंट जब उनकी पूरी नहीं हो रही होती, तो उनके मसल्स में से प्रोटीन फिर जाती है, क्योंकि ऑर्गन्स को अपनी उसको चाहिए एनर्जी। तो वो फिर जो आपका जो सबसे पहले साइन आएगा वो है मसल मास आपका वो लूज़ होना शुरू हो जाता है, और फिर वेट नहीं गेन उस तरीके से किया जाता। ठीक, तो अगर प्रोटीन बच्चे को सही तरह नहीं मिल रहा तो क्या उसकी हाइट और वेट में बज़ाहिर तौर पे फ़र्क पड़ता है या सिर्फ अंदरूनी कोई कमी हो रही होती है? नहीं बिल्कुल, ये आपको अब ये अक्सर होता है इस तरह कि अब घर के अंदर अगर देखा जाए तो होते हैं काफ़ी लंबे, लेकिन बच्चे जो उनसे हैं वो फुल तरीके से अपनी वो ग्रो नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से, तो उसमें आप देखेंगे उनकी हाइट में भी वो चीज़ नहीं वो रीच कर पाते और ना वो वाले वेट पे प्रॉपर तरीके से रीच कर पाते हैं। ठीक, अच्छा, ये मुझे ये भी बताएं कि अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाए तो यकीनन कोई बीमारी होती है, उनकी बीमारियों का कोई नाम है या कोई और वजह है जिसको देख के हम डॉक्टर के पास जाएं या अपनी डाइट को बेहतर करें?
देखिए जो नंबर 1 जो सबसे जो सीवियर फॉर्म ऑफ प्रोटीन डिफिशिएंसी की डिजीज़ है उसको कहते हैं क्वाशियोर्कर डिजीज़ है। ये मोस्टली होती है सब सहारन अफ्रीका के अंदर डिजीज़ होती है, जिससे फिर वो जो बच्चों की आप देखेंगे बेलीज प्रोट्रूड कर रही होती हैं और उनके बाजू और टांगे फुल पतली पतली होती हैं। हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी क्या होता है कि आपने देखेंगे कि बच्चे जो उनसे हैं उनकी ज़्यादा हाइट नहीं डेवलप हो रही होती। बिल्कुल। और जो जिस तरीके से वो अपना करना चाह रही है मसल मास अपने गेन करते हैं या जो वो खाते हैं उनका जो एक रिक्वायर्ड जो उनकी एज के मुताबिक जो वेट होना चाहिए उसके ऊपर नहीं वो आ पाते। ठीक है, तो मतलब अगर एक क्वाशियोर या एक और मैंने बीमारी सुनी थी मेरास्मस प्रोटीन डेफिशिएंसी में, दोनों शायद कहीं होती हैं, तो इसको हम फूड के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि डॉक्टर के पास जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा यही बनता है कि प्रोटीन रिच डाइट अगर हम किसी बच्चे को देना चाहें, शुरू से बुनियाद को मजबूत करना चाहें, तो कौन सी प्रोटीन रिच डाइट है जो रिकमेंड की जाती है? जी सबसे वैसे मैं कहूँगा चिकन एंड एग्स। दिस इज़ मैं कहता हूँ हमारे मुल्क के अंदर भी दिस इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल सोर्स ऑफ मैं कहूँगा लीन प्रोटीन जो कि अभी हमारे यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि जो भी एनिमल सोर्स प्रोटीन होती है विच इज़ स्पेशली चिकन के अंदर वो होती है कि जिसकी बायोलॉजिकल क्वालिटी भी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। तो अभी आप ये देखेंगे कि अब जो एक एग है, एग के अंदर तमाम वो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं विच कैन सस्टेन अ ह्यूमन लाइफ। अब आप देखिए जो एग्स को जब हम अपनी हैचरी में भी रखते हैं तो इन 21 डेज उसको उसमें कोई मजीद एडिशनल चीज़ नहीं होती, सिर्फ वो टेम्परेचर देते हैं जो कि एक मुर्गी से उसको मिल रहा होता है एंड वो एक पूरा एक चिक होके मतलब जो वो निकलता है और जिसमें उसकी लिवर फॉर्मेशन होती है, उसकी बोन्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये आप समझ लें एक अंडा तो इज़ अ मस्ट। और इसी तरीके से मैं कहूँगा चिकन भी बहुत अगर हम बच्चे को नाश्ते में एक एग और चिकन का पीस दें तो ये काफ़ी होता है, या 2 बार या 3 बार हम मुसलसल डाइट में डालें, या बुनियादी तौर पे एक दफ़ा में ही काफ़ी लगता है? क्या कहते हैं? मैं तो कहूँगा इसमें एटलीस्ट 2 एग्स नाश्ते में लाजमी लेने चाहिए, क्योंकि ये 2 एग्स के अंदर एक एग में आप समझ लें तकरीबन कोई 7 ग्राम्स प्रोटीन होती है और एक बच्चे की जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ बेसिकली 1 ग्राम पर केजी ऑफ देयर बॉडी वेट। तो इसके अंदर ये है कि आप हमेशा नाश्ते में एटलीस्ट 2 एग्स लें, फिर उसके बाद दिन के अंदर आप चिकन के अंदर स्पेशली ब्रेस्ट फिले है दैट कंटेन्स अराउंड 31 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर 100 ग्राम्स, तो वो भी उसमें आप इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, अच्छा अब मेरा एक सवाल ये भी बनता है कि बॉयल्ड एग काफ़ी है या हाफ फ्राई या किसी भी तरीके से हम बच्चों को, क्योंकि बच्चे आपको पता है नखरे बहुत करते हैं, उनको एक दिन रोज़ाना एक चीज़ नहीं दे सकते, तो क्या डिफरेंट तरीके से बना के टेक्सचर से दे सकते हैं ये सब कुछ, या कोई ख़ास टिपिकल तरीका है बॉयल्ड या फ्राइड में कोई फ़र्क आता है? नहीं, एब्सोल्युटली असल में ना एक थोड़ा सा मिथ ये भी है, लोग कहते हैं जी आपको हाफ बॉयल नहीं करना चाहिए, वो बेसिकली मैं कहता हूँ सिर्फ एक मिथ है, क्योंकि जब वो कुक हो रहा होता है ना या जब वो बॉयल हो रहा होता है तो उसमें जो भी कोई तमाम अगर कोई बैक्टीरिया जिस तरह होता है जैसे साल्मोनेला फॉर एग्जांपल, वो उसी वक्त ही किल हो जाता है। तो इसमें आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आप हाफ बॉयल करना है, फुल बॉयल करना है, आपने फ्राइड अंडा करना है, आपने इसको ऑमलेट बना के देना है, क्योंकि मुझे असल में अपना बचपन भी याद आ जाता है, मैं खुद बड़े नखरे करता था तो इसकी वजह से आपका बचपन याद नहीं आ रहा, मुझे अपना बचपन भी याद आ गया, आपस की बात है कि हम 2-3 दिन के बाद हम कहते थे हमने ये नहीं खाना, और बेचारी जो हमारी मदर थी वो पीछे पीछे भाग रही होती थी, इसीलिए ये सवाल मैंने पूछा भी है कि डिफरेंट तरीके से दे सकते हैं हम। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो फिर ये चीपेस्ट है अगर देखा जाए कि अंडा अभी भी पाकिस्तान में इतना महंगा नहीं है कि हम रोज़ाना कह सकें, चिकन भी, तो चिकन के तरीक़ेकार अगर 2-3 तरीके आप बता दें, बॉयल करके दें या ये भी फ्राई करके दें या मुख्तलिफ तरीके से राइस वगैरह में डालें, तो प्रोटीन इंटेक बॉडी में जा रही होती है बच्चों के? बिल्कुल। सो चिकन के आप किसी भी फॉर्म अगर आप ले लेंगे ना तो आपको वो प्रोटीन की जो भी उसकी जो उसके अंदर होती है वो आपको पूरी मिल रही होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब जिस तरह आपको होता है बच्चों को तो स्पेशली वो होता है उनको नखरे करने का, जिस तरह आपने बताया पहले कि बहुत शौक होता है तो उसके अंदर तो ये जो एज़ पर देयर लाइकिंग अब वो जिस अगर खाते हैं तो किसी भी सोर्स में वो जा सकती है। फॉर एग्जांपल आप अगर उनको राइस के साथ पसंद है, अगर उनको जैसे अगर वो रोस्ट पसंद है, उनको इन एनी फॉर्म अगर उनको पसंद है तो उस पर डेफिनेटली उस पर दे सकते हैं। हाँ, जो चीज़ है जिसपे है कि मोस्टली कोशिश ये करनी चाहिए कि जो डीप फ्राइड चीज़ें हैं उसको मतलब इतना ज़्यादा आम ना किया जाए, क्योंकि उसके अंदर फिर वो और भी फिर चीज़ें उसमें आ जाती हैं कि ऑफ कोर्स आपको प्रोटीन का तो वो इंटेक मिल रहा है, बट एट द सेम टाइम फिर उसके अंदर फिर जो डीप फ्राइड की फिर एक अलहदा से एक समझ लें फिर एक वो साइंस आ जाती है उसके अंदर। सही बात है, बिल्कुल। तो बल्कि अब तो हम ये भी कर सकते हैं कि अब तो बच्चों के स्कूल्स खुल गए और इसमें हम लंच बॉक्स में भी हम डिफरेंट तरीके से अगर वैरायटी डाल के दे दें तो बच्चों की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे बॉडी में रहेंगे और पूरे स्कूल के जो आवर्स हैं
वो भी कम्प्लीटली वो आखिर तक थकेंगे नहीं और घर आके भी जनाब वो अपने दूसरी चीज़ों पे काम कर रहे होंगे। एग को भी हम शामिल कर सकते हैं लंच बॉक्स में और चिकन को भी शामिल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि स्पेशली ये तो एक ऐसी चीज़ है कि एग्स तो मैं समझ बल्कि सारे पूरी अपनी आवाम को बल्कि ये अपील ही करता हूँ कि लाजमी अपने बच्चों को आप एग्स दें, लंच बॉक्सेस में डालें। उसमें चिकन है वो अगर फॉर एग्जांपल एक ड्रम स्टिक डाल दी है वो ज़रूरी है, क्योंकि और स्पेशली मैं तो समझता हूँ जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं बल्कि वहाँ पर भी मैं बल्कि चाहता हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ में करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक प्रोटीन इज़ अ बेसिक राइट फॉर एवरी चाइल्ड। तो उसके अंदर बल्कि एक ऐसा कोई इंसेंटिवाइज करें, ऐसा प्रोग्राम करें कि बल्कि बच्चों को मुफ्त अंडे दिए जाएं और ताकि वो अपने वो जाके जाएं और अपना उसको खाएं और पूरी वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो हासिल की जाए। सही बात है, क्योंकि अगर कि वो कहते हैं ना कि बॉडी माइंड कनेक्शन, अगर आपकी बॉडी कम्प्लीटली नरिश्ड होगी तो वो एक अच्छी सोच भी देती है और उसके बाद आप दुनिया में अच्छी तरीके से पूरा एक दिन गुजारते हैं जो सुबह स्टार्ट होता है और रात तक वो ख़त्म होता है। उसके लिए आपको पेट्रोल चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी था कि कोई बच्चों के हवाले से प्रोटीन टेस्ट डेफिशिएंसी का कोई टेस्ट होता है कि अगर हम जानना चाहें कि हमारे बच्चे की प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो हम क्या करें? अच्छा, वैसे तो इसमें अगर कभी भी इस तरह के साइंस नज़र आएँ कि जी आपके बच्चे को प्रोटीन डिफिशिएंसी हो रही है तो वैसे तो एक होता है इसका ब्लड टेस्ट से साफ पता लग जाता है, क्योंकि वो उसमें एक नॉर्मली एक एल्बुमिन और दूसरे ग्लोबुलिन लेवल्स होते हैं वो चेक किए जाते हैं। तो वो अगर उस उनकी जो स्केल अगर उसके मुताबिक अगर वो ना उस पर आ पाए तो इसका मतलब है कि वहाँ पे भी डिफिशिएंसी हो रही है। वैसे तो इसको आम तौर पे आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर तो बच्चे का मसल मास कम हो रहा है या वो वेट उस तरीके से गेन नहीं कर पा रहा। अब से अगर मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल दूँ, मतलब जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो हमेशा से मेरे माँ बाप को यही इस फिक्र रहती थी कि इसका वेट नहीं इतना बढ़ा और इतना कि क्यों नहीं इस तरीके से होता। तो मेरा ये था कि मेरे अपने पर्सनली तौर पे, क्योंकि मैं बहुत कम मेरा प्रोटीन का इंटेक होता था, तो लेकिन फिर द मोमेंट जब मैंने इस चीज़ को बढ़ाना शुरू किया तब जाके मेरा एक्चुअली वेट अप टू द मार्क आया। तो वहीं से आप समझ लें आपको पता लग जाता है कि बच्चा वहाँ पे इस पे हो रहा है कि नॉर्मली जब बहुत सीवियर डिफिशिएंसी के अगर सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो, जैसे मैंने आपको बताया जिस तरह ये क्वाशॉर्कर है जो कि नॉर्मली यहाँ पे तो बहुत रेयर है पाकिस्तान में, बट काफ़ी रूरल एरियाज हैं जहाँ पे हो भी जाती है बच्चों को। बिल्कुल, मैंने खुद हॉस्पिटल में देखा है। जब मुझे याद है मैं पीट्स में मैंने हाउस जॉब की थी तो प्रोटीन डेफिशिएंसी के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते थे। बाज़ औक़ात वो दिखने में मोटे भी होते थे लेकिन प्रोटीन डेफिशिएंसी आ रही होती थी उनकी। एब्सोल्युटली, क्योंकि देखिए आपको एट द एंड ऑफ द डे कि जिससे मैंने शुरू बात की कि जो प्रोटीन है वो एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है आपकी एक पूरी ह्यूमन बॉडी का। तो उसमें क्या होता है कि अगर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही होती तो फिर ऑटोमेटिकली बॉडी क्या करेगी, आपके मसल मास में से वो प्रोटीन लेना शुरू कर देगी। उसने तो अपने ऑर्गन्स को चलाना है, तो इसकी वजह से फिर आपका लॉस ऑफ मसल टिश्यू होना शुरू होगा और फिर काफ़ी फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से प्रोट्रूडिंग बेलीज वाला भी सिम्टम होता है क्वाशॉर्कर डिजीज़ का सबसे नंबर 1। जनाब, तो आज तो हमने मुख्तसर से टाइम में बड़े काम की बातें की और ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, लाइक 5 साल से छोटे बच्चे हैं, क्योंकि उनकी बुनियाद का टाइम होता है। और जब बुनियाद की बात करें तो प्रोटीन को और एग को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटीन, एग और चिकन ये सारा का सारा हम अगर अपने बच्चों को रोज़ाना की बुनियाद पे दें तो वो बड़े होके बच्चे डेफिनेटली एक ताकतवर नौजवान की शक्ल इख्तियार करेंगे। और हमें पाकिस्तान में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मेंटली भी फिट हों और फिज़िकली भी फिट हों। तो ये था हमारा प्रोटीन बेहतरीन ब्रॉट टू यू बाय USY। तो जनाब अब हम आगे बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जिसमें हमारे साथ 2 गेस्ट हैं। वजीहा ज़फ़र क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और उनके साथ साथ हैं नुमान शेख, डायरेक्टर मार्केटिंग एंड मीडिया वायरल एज। बात ये होगी कि सोशल मीडिया के पेजेस या सोशल मीडिया क्या हमारे दिमाग पे असर करते हैं या नहीं करते? बड़ा मज़े का डिस्कशन है। यू जस्ट स्टे विद अस, वी आर कमिंग इन जस्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो जनाब प्रोटीन की बात हुई ख़त्म और अब बात करेंगे मेंटल हेल्थ की, अपने फेवरेट सेगमेंट में जिसका नाम है मेंटल हेल्थ। जनाब पहले तो हम कहते हैं कि नफ्सियाती अमराज जो हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं और मुख्तलिफ जगहों से आते हैं, कोई फैमिली से आते हैं और कोई आप सोशल इशूज़ से आ रहे होते हैं, लोगों से मिलते हैं वहाँ से आते हैं। लेकिन गुज़श्ता 5-10 सालों में मैं कहता हूँ बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट के बहुत सारे अमराज आपकी स्क्रीन से आ रहे होते हैं, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो, चाहे वो लैपटॉप की हो, और उसे कहते हैं हम सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हमारे दिमाग पे
किस तरीके से असर करता है और किस तरीके से उसको हम कंट्रोल करें, अपनी गिरफ्त में लेकर आएँ, आज हम ये बात करेंगे। हमारे साथ दो गेस्ट हैं। वजीहा ज़फ़र इस्लामाबाद से हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत अच्छी बात करती हैं ख़ास तौर पर बच्चों के हवाले से। और उनके साथ है नौमान शेख, डायरेक्टर मार्केटिंग एंड मीडिया वायरल एज। जनाब इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वजीहा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कराची बस हवा के घोड़े पे आती हैं और जाने की भी जल्दी होती है, क्यों? कि कराची आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं, कराची मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस्लामाबाद जो है ना वो छोड़ता नहीं है। वो छोड़ता नहीं, क्योंकि काम भी आपको काफ़ी है। ये भी बताता चलूँ कि जहाँ पे वजीहा काम करती है, सोच जो क्लिनिक है, वहाँ पे महीने 1.5 महीने में मैं भी अपना क्लिनिक करता हूँ जाके, और डिफरेंट जगहों पे जाके डिफरेंट लोगों से मिलने का एक अपना तजुर्बा होता है मेरे ख्याल से। साथ है हमारे नौमान शेख साहब। नौमान साहब, बड़ा काम बिजी होगा आपको तो आज। मसरूफ, सबसे मसरूफ तो आप ही हो गए, कंसल्टेंट सोशल मीडिया वाले। हाँ बस जिंदगी डिजिटल की हो गई है। अच्छा, मुझे ये बताओ वजीहा कि इंटरनेट अब 24 घंटे स्क्रीन पे रहता है, ये तमाम चीज़ें हमें करती हैं, फिजिकल एक्टिविटी हमारी ख़त्म हो गई है, स्ट्रेस लेवल बढ़ा दिया है, एंजाइटी, रिलेशनशिप की वो पायदारी नहीं रही। ये तमाम चीज़ें मिलके क्या हमारे नफ्सियात पे, हमारे जहन पे कोई असर कर रही है या इग्नोर करने वाली चीज़ें? नहीं, बिल्कुल ये वो चीज़ें हैं जो हम इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन इग्नोर करने वाली है नहीं। और यही वजह है कि हम बहुत सारे नफ्सियाती अमराज, इवन कि अब तो फिजिकल हम बीपी, एंजाइटी देखें तो वो बहुत कॉमनली जा रहा है। वो यही वजह है कि टीन एज में स्पेशली सोशल मीडिया का जितना यूज़ हुआ है, साइकोलॉजिकल इशूज़ उतने ही बढ़ चुके हैं। और वो जितनी डिस्कशन हम करते हैं तो उनमें बैक ऑफ अगर हिस्ट्री निकाले तो वो यही निकलती है कि उसका एक्सेसिव यूज हो रहा होता है, और वो भी यूजलेस किस्म का यूज। ठीक है, एक होता है ना आदत, पैटर्न बना है बार बार फोन चेक करना, बार बार जो है वो लाइक्स, कमेंट्स, या जैसे हम जेलसी की भी बात कर रहे थे, तो ये सब चीजें आ जाती हैं कि बहुत सारे इमोशनल फैक्टर्स फिर इसमें काउंट होते हैं जो हमारी डिस्टर्बेंस करते हैं। मुझे तो लगता है हमारी सबसे ज्यादा मोहब्बत मोबाइल से हो गई है, ना कि लोगों से बची है। ऐसा ही है, और हम बहुत रूड हो जाते हैं अगर हम फोन यूज करें और हमें कोई बुलाता है तो आप नोट करें वो एकदम जो रैंडम रिस्पॉन्स आता है बहुत रूड होता है, बहुत गुस्से वाला होता है। आपने कुछ कहा, ऐसा लगता है जैसे कि हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया। एग्जैक्टली, डिस्टर्ब कर दिया और उसे किसी और दुनिया से हम वापस ला रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा बुरी तरह इम्पैक्ट कर रहा होता है ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन जो है वो स्क्रीन पे फोकस कर रहा है, उसकी रेज के हवाले से, फोकस के हवाले से हमारी अटेंशन स्पैन वो बहुत कम हो चुका है, बिकॉज हमें स्क्रीन पे अटेंशन देने की आदत है, रियलिटी बेस्ड भी हम नहीं रहे, क्योंकि ज़्यादातर जो स्क्रीन पे चीज़ें होती हैं वो इमेजिनेटिव होती हैं, लोग जो दिखा रहे होते हैं वो रियलिटी नहीं होती। तो हम बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव हो गए हैं, हमें ये चीज़ें बहुत फैसिनेट करती हैं जो बड़ी आर्टिफिशियल है या फेक लाइफ है। फिल्टर्स जो हैं वो तो बहुत ज्यादा धोखा दे रहे होते हैं। यस, एग्जैक्टली, वो तो बहुत ही ज्यादा दे रहे होते हैं। और इवन के जो है बहुत सारी चीजें जो पोस्ट कर रहे होते हैं वो ट्रू पिक्चर नहीं रिप्रेजेंट कर रही होती, जिसकी वजह से जो नहीं अफोर्ड कर सकते या जो नहीं, जिनके लिए वो प्रॉब्लम है, मेंटली भी वो इफेक्ट हो रहे होते हैं। अच्छा, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आप मुझे ये भी बताओ, अभी आपने बात की कि एक्सेस यूजेज, तो ये कोई वार्निंग साइन है जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये एक्सेस है और ये लिमिटेड है? इसके कुछ वार्निंग साइंस हैं, जैसे बिलफर्ज हम बैठे बात कर रहे हो, मेरा फोन यहाँ है, मैं थोड़ी देर बाद उसको देख रही हूँ, उठा रही हूँ, या मुझे एंजाइटी हो रही है कि मैं उसको पिक करूँ, जैसे ब्रेक आया मैं उसको पिक करूँ, तो ये भी एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ये भी एक साइन है। दूसरा ये होता है कि कॉन्स्टेंटली अगर आपने कोई पोस्ट, एक होता है ना नॉर्मली लोग पोस्ट किया छोड़ दिया, उनको नहीं फिक्र होती लाइकिंग आई, कमेंट आए, लेकिन जो वार्निंग साइन ये होता है कि उसमें आप बार बार होते हैं कितनी लाइकिंग्स हैं, कितने कमेंट्स हैं, किसने नहीं किया, और ये जजमेंटल भी हो जाते हैं, इसने नहीं किया मैं भी इसकी पोस्ट पे नहीं। अब ये देखिए जेलसी, कंपटीशन, और ये बहुत कॉमन है और हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, हम समझते हैं कि तो कॉमन है तो ये भी कर रहा है, दूसरा भी कर, दूसरा बंदा कर रहा है। हालांकि देखा जाए कोई अगर लाइक कर भी दे, हमें ये नहीं पता होता कि वो आपको दिल से भी लाइक करता है या नहीं करता, या वो जान छुड़ाने के लिए बात कर रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन मेरा दोनों से, मैं बात करूंगा नौमान पहले आपसे, लेकिन सवाल ये आपका भी है, वो ये कि ये क्या वजह है कि सोशली हम लोगों से वैलिडेशन चाह रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, और उस चक्कर में हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को पीछे कर देते हैं, और सोशल मीडिया की जो हम चाहते हैं कि हम टॉप लिस्ट में आ जाए। आप तो ये काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि हो क्या रहा है? यार बेसिकली पहले एक मीडियम होता था जो फर्स्ट मीडियम, जिसको कहना है कि आप जिसमें आप टू वे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तब ये टू वे कम्युनिकेशन होता, तो आप अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो ड्यूल जिंदगी जी रहे हैं इस वक्त आप, कि मेरी डिजिटल लाइफ कितनी रिप्रेजेंटेड है और मेरी एक्चुअल लाइफ क्या है, क्योंकि डिजिटल लाइफ लाइव है तो आप उसको रिकॉर्डेड कर रहे होते, तो आप उसको मेंटेन करने के चाहिए एक्चुअल लाइफ से आहिस्ता आहिस्ता करके दूर होना शुरू हो जाता है, जिसके से कि मेरी लाइफ क्या है, और वो आपकी स्पॉयलेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको फिर फैक्टर्स नज़र आते हैं कि यार अब मैं डिजिटल का रिप्रेजेंट सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, तो आप अपनी एक्चुअल लाइफ से बहुत दूर होते हैं। तो जो लोग डिजिटल पे आपको मिलेंगे वो अपनी एक्चुअल लाइफ से बहुत दूर होंगे,
तो आप ड्यूल ज़िंदगी जी रहे हैं। फिर आपका स्क्रीन टाइम मॉनिटर फिर आपको उसी तरीके से कंटेंट मूव कराता जा रहा है। तो अब आप बेसिकली अपने आप को कंट्रोल करना छोड़ दिया है, आपको डिजिटल जिस तरीके से कंट्रोल करना चाहता है वो कंट्रोल कर रहा है, वो कर रहा है, और हम रियल लाइफ से बहुत दूर हैं। यही सवाल मेरा वजह से होगा कि सोशली वैलिडेशन इंसान के दिमाग को क्यों तस्कीन देती है। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद आप लोग यहीं रहे, हम बस यूँ गए और यूँ आए। जनाब, तो सवाल था वजह से सोशल वैलिडेशन इंसान की जहन को क्यों ज़रूरी है। अच्छा, वैलिडेशन जो है ह्यूमन साइकी है ये कि रिजेक्शन और वैलिडेशन ये साइड बाय साइड चल रहे होते हैं और वैलिडेशन की तरफ ज़्यादा फोकस होता है। हालांकि आप बेशक हेल्दी क्रिटिसिज्म करें, कुछ भी करें, आप फ़ायदे के लिए भी करें, ब्रेन के लिए वो एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है और उससे फ़ायदा भी हो जाए, बैक ऑफ द माइंड वो कहीं ना कहीं पिंच करता रहता है। तो ये इंसान की ह्यूमन साइकी है, हमारी ह्यूमन साइकी है कि हम इसको वैलिडेशन को बहुत हद तक प्रेफर करते हैं। अब वो वैलिडेशन हमें कई दफ़ा पता भी होती है कि वो फेक तरीके से आ रही है, जैसे हमने कुछ पोस्ट किया या हमने पिक्चर फिल्टर करके लगाई, हमें पता है कि हम ओरिजिनल ये हमारी नहीं है, बट वो वैलिडेशन हमें और ज़्यादा मोटिवेट इंसेंटिव देगी कि हम उसको मजीद करें। तो ये किसी हद तक ठीक है या ये सेहत के लिए ख़राब है? देखिए, वैलिडेशन जो है अगर सही चीज़ पे है, आपने कोई काम ओरिजिनलिटी के बेस पे किया है तो दिस इज़ गुड। लेकिन अगर आपकी वो वैलिडेशन किसी गलत चीज़ पे मिल रही है तो आपका गलत बिहेवियर आगे प्रमोट आप कर रहे हैं और आपको फिर आइडिया भी नहीं होता। वैलिडेशन का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको राइट रॉन्ग में फ़र्क नहीं रहता, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस आ रही है, आपको लगता है इट्स राइट, सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे कि मिसाल है कि एक खातून है जो अपनी तस्वीर को लिक्विफाई करके लगाती हैं, 10 kg वेट उन्होंने 1 सेकंड में ख़त्म कर दिया और उस पर लोगों ने बोला ये लुकिंग स्मार्ट और वो उसमें खुश हो गई। तो इन रियल वो अब अपना वेट लॉस करने की तरफ जाएगी नहीं, ना कि वो अपने लिक्विफाई और सॉफ्टवेयर को यूज करेगी। ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन जब इनसे मिलते होंगे तो हमें धमाका नहीं होता होगा डायरेक्ट, ओ माय गॉड ये यार, तो कोई और। जो लोग बेसिकली इस तरह के होते हैं वो आपसे मिलना जुलना कम रखते हैं, वो अपनी आपसे इंटरेक्शन, पब्लिक इंटरेक्शन उनका बहुत मिनिमाइज होता है। हाँ, उनका स्क्रीन टाइम 20 आवर्स होगा और उनका बेसिकली इसके अलावा लाइफ जो ज़िंदगी जी रहे होंगे वो 1 घंटे की होगी। अगर आप उनका फ़ोन लेके स्क्रीन टाइम चेक करेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। ठीक। और सॉफ्टवेयर वगैरह आप इस तरह के आ गए कि वो सब वो यूज़ करता है। ठीक, क्योंकि आप इस चीज़ के डॉक्टर ही हैं एक किस्म के, तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, मैं खुद भी अपने लिए भी पूछ रहा हूँ कि नॉर्मल कितना स्क्रीन टाइम स्क्रीन के लिए होना चाहिए? देखिए, फेसबुक में फीचर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया था 6 महीने पहले कि आप अपने टाइम को कंट्रोल करें। जब कोविड के ऊपर पीक था तो आपको कोविड के ऊपर आपको तो कम से कम 2 घंटा यूज़ कर सकते हैं। और जनरली फेसबुक ही फीड करता है कि एवरेज बंदा जो है ना 60 टाइम फेसबुक खोलता है और 60 टाइम्स इन अ डे खोलता है और 15 सेकेंड के लिए स्क्रॉल करता है। 15 सेकंड के लिए वो उस स्क्रीन को स्क्रॉल करता है, जो फीड उसको जो कंटेंट वो पसंद करता है वो प्रोवाइड किया जाता है। एक नॉर्मल सेलिब्रिटी की तरफ से मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर कोई आपको मुस्तकिल क्रिटिसाइज ही किया जा रहा है, बातें सुनाया जा रहा है और जेलस भी होते हैं, तो उसको इंडिविजुअल को क्या रिप्लाई करना चाहिए? क्या उनके बैशबैक करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए या अपने आप को बेहतर करना चाहिए? अच्छा, मैं सेलिब्रिटी के हवाले से जहाँ तक आपने पूछा है, मुझे लगता है कि वो जो पर्सन है वो हिडन है, उसको कोई नहीं जानता है। ठीक है, वो जितना मर्जी स्क्रॉल करे या कमेंट्स करे, लेकिन सेलिब्रिटी को सब जान रहे हैं। ठीक है, वो एक टॉप पे है और एक पर्सन जो कमेंट करे उसको हिडन उसमें है। तो जो सेलिब्रिटी है उनका रिप्लाई ऐसा होना चाहिए कि सब लोगों के लिए वो एक रोल मॉडल के तौर पे वो कमेंट जाए कि अच्छा ये रिप्लाई है इसका, ये मीनिंग है इसका, और अक्सर बाकी सबको भी शट अप कॉल चली जाती है। मतलब अगर प्यार से जवाब देंगे तो उसका भी जो बम था वो डिफ्यूज हो जाएगा। एग्जैक्टली। वो प्रोवोक करना चाह रहा है तो हम जब प्रोवोक नहीं होंगे तो डेफिनेटली उसका जो पॉइंट था वो नहीं हो सकेगा। एग्जैक्टली, यही पर्पस। लेकिन वजिया बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट ये इतना आसान तो नहीं है, क्या कहती हो? लेकिन देखिए, ट्रेनिंग है एज अ सेलिब्रिटी देखें, क्योंकि नॉर्मल पर्सन भी एज अ नॉर्मल पर्सन भी इट्स वेरी टफ। लेकिन मुझे लगता है कि इस पे सेल्फ कंट्रोल बहुत चाहिए होता है, सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिसेस बहुत चाहिए होती हैं। और इसकी अगर आप एक टेक्निक कह रहे हैं तो मुझे लगता है हम डेली लाइफ में अगर इसकी प्रैक्टिस कर लें, ये मैंने भी किया है। ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में रखा है कि पहले मैं बहुत ज़्यादा होता ना, आप उबल जाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं, तो मैंने अपना सेल्फ कंट्रोल ये किया कि डेली लाइफ में मैंने जो पॉइंट्स मुझे डिस्टर्ब करते थे, मैंने उन पॉइंट्स को रिप्लाई करना या उनके बारे में सोचना बहुत लिमिटेड करते करते अब छोड़ दिया है। लिमिटेड पहले किया है, उसके बाद अभी काफ़ी हद तक कम हो चुका है और इससे बहुत हद तक पीस ऑफ माइंड हम अचीव करते हैं। और ये सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, मुझे लगता है हमारे यहाँ हम किसी से भी मिलते हैं तो हम एक्सपेक्ट करें कि कोई ना कोई ऐसी बात कमेंट आएगा जो हमें पिंच कर सकता है। सही, या मतलब ये कि
ये चीज़ें भी आपको काम करने पे मजबूर करती हैं और उससे आप स्ट्रांग होते हैं। वो कहते हैं ना, कोई भी चैलेंज जब आता है और उस चैलेंज को आप जब अबूर करते हैं तो आप एक कदम और स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इसको पॉजिटिव लें। अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद एक बहुत ही मज़े का एक समझ लें कि एक सवाल है, वो ये कि ये वीक पासवर्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है। बहुत लोग चीज़ों को हैक कर लेते हैं। नोमान बताएगा हमें कि ये वीक पासवर्ड और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या फ़र्क है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अमूमन बल्कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं एक बार दुबई में था, मैंने बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ लगाई और मैं बड़ा खुश था, बड़े तेज़ी से फॉलोअर्स बढ़ रहे थे और चौथे दिन मैं उठा और मेरा इंस्टाग्राम खुल ही नहीं रहा और मैं परेशान हो गया कि गया कहाँ। और उसके बाद उसका नाम चेंज होकर पिंग करके आया और उसकी सारी चीज़ें डिलीट थी। मैं तो हार्ट अटैक होते होते रह गया और मैं बड़ा परेशान हुआ। फिर मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि ये क्या ड्रामा है, तो उसने कहा तुम्हारा पासवर्ड वीक होगा। तो मैंने कहा ये क्या होता है। तो सवाल मेरा वही है, वाकया मेरा अपना है, लेकिन नोमान से पूछेंगे भाईजान ये क्या ड्रामा है, स्मॉल वीक और। अच्छा, फेसबुक की जनरली फेसबुक और इंस्टाग्राम की सिक्योरिटी ऐसी है कि आप उसको हैक नहीं कर सकते इतनी ईजीली। सो वो बेसिकली प्रॉबिलिटी होती है। असल में जनरली लोगों के पासवर्ड इजी होते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। इजी क्या है? इजी का मतलब ये है कि एक जेनेरिक पासवर्ड्स, सही। अच्छा, अगर आप जाके सर्च करें व्हाट इज़ द जेनेरिक पासवर्ड्स, तो आपको एक लिस्ट ऑफ पासवर्ड्स, हाँ जेनेरिक पासवर्ड्स, सो आपको एक लिस्ट ऑफ पासवर्ड्स पता चल जाएंगे जो दुनिया में यूज़ होते हैं। फिर आप इसको मोर फिल्टर करें पाकिस्तान में जनरली कितने यूज़ होते हैं, तो आपको जनरली गूगल पे ये सर्च भी मिल जाएगी और लोगों के ये पासवर्ड्स होते हैं। तो वो आपका पासवर्ड डाल के और ट्राई करते हैं कि यार ये पासवर्ड है, और कैप्स लॉक भी उनको पता होते हैं कि किस तरह के कैप्स लॉक हैं। फिर आपकी डेट। फेसबुक और इंस्टाग्राम हैक नहीं हो सकता, आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की होती है। फिशिंग के लिए बहुत सारे लोग वेरिफिकेशन की वजह से, जैसे कुछ एक अर्से पहले तबस्सुम मुगल का अकाउंट हैक हो गया, फिर वो बंदा उन्हीं को बेचने की कोशिश कर रहा था, फिर मैंने एफआईए के जरिए उसको पकड़ा भी बंदे को। लेकिन हैकिंग की बात नहीं है, मतलब वीक पासवर्ड और जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, वीक पासवर्ड का मतलब है प्रोबेबिलिटी। मुझे रखना हो तो मैं क्या नहीं, अच्छा प्रोबेबिलिटी, आप ऐसा पासवर्ड रखें जो जनरली आपकी आइडेंटिफिकेशन से जुड़ा हुआ ना हो बिल्कुल भी। हाँ, सही ये है, बात समझ आ सही है। उसके बाद अच्छा, आपके आइडेंटिफिकेशन से और आपकी कंट्री में जो पासवर्ड यूज़ होते हैं, सो आप लिस्ट ऑफ पासवर्ड्स जो आपकी कंट्री में यूज़ होते हैं वो आप नहीं यूज़ कर सकते। सो वो आपको बताता है कि अच्छा, एक एग्जांपल दे सकते हो कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसा होना चाहिए? अच्छा देखिए, हाँ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में @ होना, सिंबॉलिक होना चाहिए, उसके ऊपर कैप्स लॉक यूज़ होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक नाम होना चाहिए। तो इस तरह ये 3 चीज़ आप यूज़ करेंगे कहीं पर भी तो आपको मसला नहीं आएगा। यानी कि आप शुरू में एक नंबर रख लें, फिर आप सिंबॉलिक यूज़ कर लें, देन आप कैप्स लॉक में उसको अल्फ़ाबेटली यूज़ करें। आप जब उसको ब्रेक करते हैं तो कोई अगर बाय कोडिंग हैक करने की कोशिश करेगा तो वो कोडिंग तोड़ नहीं सकता, वो मैप नहीं कर सकता आपको उसको। सो जिस तरह iCloud है, iCloud जब भी आपका पासवर्ड सेट करता है तो उसमें एक कंपलसरी होता है कि कैप्स लॉक में होना चाहिए। इसलिए होता है कि वो कोडिंग में कभी भी अगर उनका यूज़र मिस्टेकली कहीं पासवर्ड डाल दे तो तब भी वो हैक ना हो सके। ठीक है। अच्छा, जिस तरह मुझे पहला पासवर्ड मैंने लिखा था 1234 1234, अच्छा मतलब तो पक्का नहीं, पक्का वो लोग ट्राई कर रहे होते हैं और स्ट्रिक्टली ट्राई कर रहे होते हैं और आपका पासवर्ड आपको लगता है आईडी हैक होगी, बट वो आपका पासवर्ड डाल रहा होता है, सिंपल पासवर्ड डाल के चेंज कर पासवर्ड डाल रहा होता है, बिल्कुल सिंपल। राइट। इसके अलावा कौन सा सोशल मीडिया सबसे वीक है हैक के लिए या चेंज के लिए? हमारे पास ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, अच्छा वीक फेसबुक है। फेसबुक और इंस्टाग्राम बहुत स्ट्रांग है अगर आपको यूज़ करना आता है, और सबसे वीक भी वही है। उसकी रीज़न ये कि आप फेसबुक की आईडी से जनरली लॉगिन विद फेसबुक 10 जगहों पर और करते हैं कि यूज़ एज योर आईडी। आप किसी और वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो आप लॉगिन विद फेसबुक करते हैं, या आप ट्राई करते हैं फेसबुक से ही लॉगिन करने का, तो उससे आपका पासवर्ड बहुत इजीली ट्रैक रहता है। और मैं आपको मैं आपको यहाँ पर बैठे बैठे विद इन लाइक 1 आवर मैं आपको तकरीबन 1000 लोगों के पासवर्ड्स निकाल के दे सकता हूँ, जो लोग खुद अपने पासवर्ड डालेंगे और आप मुझे आके बोलेंगे, उनमें सेलिब्रिटीज़ भी होंगे। तो ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं, उनको अवेयरनेस नहीं है। तो फेसबुक जितना स्ट्रांग है इटसेल्फ, आप उसको इटसेल्फ यूज़ नहीं करते, आप उसकी वीकनेस करते हैं, लॉगिन विद फेसबुक करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ के ऊपर अवेयरनेस होनी, हाउ टू यूज़ इट डिजिटल बेसिकली। अब हमें अवेयरनेस, आप लोग कोई यूट्यूब पे कोई ऐसी चीज़ डालें ना जो पता चले कि जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, मेरे भी एक बंदा है जो इंस्टाग्राम को बाकायदा से देखता है, वो ये कहता है कि इस टाइम पे बस बैठे, ये टाइम बेकार है, ये टाइम आपका बेकार है। तो इस तरह का कुछ आप मैसेज वगैरह
देना चाहें तो। अच्छा, हाँ, आप लोग अपने टाइमिंग्स को सबसे पहले देखेंगे आपका स्क्रीन टाइम किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। स्क्रीन टाइम आपका अगर आपको लग रहा है कि 10 घंटे से ज़्यादा हो रहा है तो आप बहुत ज़्यादा ख़तरे में। आपने एवरेज जो लेकर आना है वो लेकर आना है 3 से 4 घंटे, 3 से 4 घंटे के अंदर यूज़ करना है। और आप सबसे पहले इसको यूज़ करने के तरीके देखें कि इसके फ़ायदे क्या हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पर कितना टाइम लगाना है। आप इंस्टाग्राम पर ज़्यादा टाइम सर्व करें जो कि जनरली कह रहे होते हैं तो ना करें, फेसबुक पे ना करें। सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को समझें कि डिजिटल के बेसिकली फिशिंग क्या चीज़ होती है, पासवर्ड्स, वीक पासवर्ड्स क्या होते हैं, हाउ टू यूज़ इट। सो इसको स्टडी करें और कम से कम 3 या 4 घंटे यूज़ करें। हर एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के अंदर स्क्रीन टाइम का सॉफ्टवेयर होता है, तो उसमें आपको पता रहता है कि आपने फेसबुक, यूट्यूब कितना यूज़ किया। क्या बात है, देखिए इतनी उन्होंने टिका के बात की है, हमारे नौजवान नस्ल को तो समझना चाहिए। वजीहा, हमारी घर में बैठी हुई जो खवातीन है ख़ास तौर पे, उनके लिए कोई मैसेज नौजवान तबके के लिए सोशल मीडिया के हवाले से? सोशल मीडिया के हवाले से मेरा यही मैसेज है कि जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको सेट करना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया को हम जितना ज़्यादा ये पैटर्न बनाते जाएंगे, ये आदत बढ़ती जाएगी और इसमें फिर कहीं स्टॉप नहीं होगा और ये फिर वहीं पे एंड होगा जहाँ पे हम नफ्सियाती अमराज का शिकार हो जाएंगे। तो ये बहुत मैटर करता है कि हम चीज़ों को शुरू से ही कंट्रोल में रखें ताकि इर्द गिर्द के लोग और हम खुद भी इससे मुतासिर ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया वजिया, आपका बड़ा बिजी स्केड्यूल था, उसमें से हमने आपको पकड़ा और जब भी कराची आए तो हमारे पास ज़रूर आइएगा। नुमान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और बहुत ही काम की बातें बताई। सोशल मीडिया को एक लिमिट में, एक बॉक्स में बंद करें, ना कि ये आपको अपने बॉक्स में बंद कर दे। पर यही मेरा मैसेज था। साथ साथ बहुत शुक्रिया उनका जो हमारे शो को देखते हैं, पसंद करते हैं, फीडबैक देते हैं। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट संडे एक और चटपटा टॉपिक हेल्थ के हवाले से लेके हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।